बात है जब एक देश में दो सुनहरे बालों वाली खूबसूरत परी बहनें रहा करती थी। एक दिन वहां दोनों परी बहनें बागीचे में घूम रही थी। तभी अचानक उनके पास एक बूढ़ी औरत आकर जोर जोर से रोते हुए कहती है, मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ। आज मेरी बेटी की शादी होने वाली है और मेरे पास उसकी शादी करने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम दोनों के पास आई हूँ। क्या तुम दोनों बहनें मेरी मदद करोगी? बूढ़ी औरत को रोता देखकर दोनों बहनों का मन पिघल जाता है और वहां दोनों उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती हैं। वो बूढ़ी औरत के साथ उसके घर तक जाती है। तभी एक परी बहन कहती है, तुम चिंता मत करो काकी, मैं अभी सारी शादी की तैयारियां पूरी कर देती हूँ। इसके बाद वहां परी अपनी जादू छड़ी को घुमाकर उस टूटे फूटे से घर को एक बहुत ही सुंदर घर में बदल देती है और उसमें मंडप भी लगा देती है। तभी दूसरी परी कहती है, तुम अपनी बेटी को यहाँ बुलाओ काकी, मैं अपनी जादुई शक्ति से उसको दुल्हन बनाकर ढेर सारे गहने बना दूंगी। तभी बूढ़ी औरत कहती है, मेरी बेटी घर के अंदर है, आप दोनों घर के अंदर जाकर उसे अच्छे से तैयार कर दीजिए। इसके बाद वहां दोनों घर के अंदर चली जाती हैं। लेकिन तभी अचानक उन दोनों के ऊपर एक बड़ा सा पिंजरा गिर जाता है और साथ ही दोनों बहनों का शरीर रस्सियों से बंध जाता है। फिर अगले ही पल वह बुढ़िया एक जादूगर के रूप में बदल जाती है। तभी जादूगरनी कहती है, कुछ महीनों पहले तुमने मेरी बेटी को जला कर मारा था, इसीलिए अब मैं तुम दोनों को मार कर अपनी बेटे की मौत का बदला लूंगी। तभी एक परी कहती है, अच्छा तो तुम चंपा जादूगरनी हो। तेरी बेटी दुश्मन और बहुत ही बेरहम जादूगरनी थी। उसने न जाने कितने इंसानों को मार दिया और उनकी बलि दे दी। हमने उसे मारकर बहुत ही अच्छा काम किया है। हमें छोड़ दे, नहीं तो तू अपनी बेटी की तरह मारी जाएगी। चाहे कितना भी जोर लगा लो तुम दोनों बहनें, लेकिन इस पिंजरे से बाहर नहीं जा सकती। मैं जंगल में जाकर वहाँ मौजूद सभी जादूगरनियों को यहाँ पर लेकर आती हूँ। इसके बाद हम सभी जादूगरनियाँ मिलकर तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारी बलि देंगी। इतना कहकर शर्मिला जादूगरनी वहां से चली जाती है। तभी एक परी कहती है, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। अगर हम दोनों यहाँ पर रहे तो ये जादूगरनी हम दोनों को मार कर खा जाएगी, फिर हम दोनों नहीं बच पाएंगी। इस तरह वहां दोनों परियां पिंजरे से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन उन दोनों के हाथ उस जादुई रस्सियों से बंधे हुए थे, इसीलिए वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद अनीका नाम की एक लड़की अपने सर पर लकड़ियों का एक गट्ठा लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी परियां अनीका को आवाज देती हैं और ये आवाज सुनकर अनीका फौरन घर के अंदर दाखिल हो जाती है और अपने सामने दो परियों को पिंजरे में देखकर काफी हैरान हो जाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी एक परी अनीका से कहती है, सुनो लड़की, एक जादूगरनी ने हम दोनों को इस पिंजरे में कैद कर दिया है। वह हम दोनों को मारकर हमारी बलि देना चाहती है। तुम जल्दी से हम दोनों को इस पिंजरे से बाहर निकाल दो। तभी दूसरी परी अनीका से कहती है, हम दोनों के बाल जादुई हैं, तुम हम दोनों के बालों को काट कर एक चोटी तैयार कर लो और इस चोटी को अपने बालों से जोड़ लो, तो हमारी सारी जादुई शक्तियाँ तुम्हारे शरीर में आ जाएंगी। ये सुनकर अनीका एक छोटी सी कैंची निकालती है। अनीका उन दोनों जादूगरनियों के बालों को काटकर उसकी लंबी सी चोटी तैयार कर लेती है
और उस चोटी को अपने बालों से जोड़ती है। जैसे ही अनिका उस चोटी को अपने बालों से जोड़ती है, उसके अंदर सारी जादुई शक्तियां आ जाती हैं। तभी अनिका कहती है, अब मैं तुम दोनों को इस पिंजरे से बाहर निकाल दूंगी और तुम दोनों घबराओ मत। इतना कहकर अनिका पिंजरे को तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी अचानक शर्मीला जादूगरनी और 4 खतरनाक जादूगरनियों को लेकर वहां पर आ जाती है। तभी शर्मीला जादूगरनी कहती है, अरे वाह लड़की, तू तो इन परियों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। सुन लड़की, तूने बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम सब मिलकर अब तुझे खा जाएंगे। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन तभी अनीता अपनी छोटी से कुछ बाल निकालकर शर्मीला और उसके साथ वाली सभी जादूगरनियों के ऊपर फेंक देती है। फिर अगले ही पल उन बालों की शक्ति से सभी जादूगरनियों का कद छोटा और नाटा हो जाता है। तभी शर्मीला के साथ वाली जादूगरनी शर्मीला से कहती है, अरे हमने तो यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी भैया, और यहाँ लड़की तो हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर निकली। उसका जादू तो हमसे भी बहुत ज्यादा बड़ा निकला। उसने तो हमारे शरीर को कितना छोटा कर दिया। शर्मीला, तूने हमें किस मुसीबत में फंसा दिया कमबख्त। तभी दूसरी जादूगरनी कहती है, अरे तूने बिल्कुल सही कहा, हमें शर्मीला की बातों में नहीं आना चाहिए था। चलो यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो ये लड़की हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन तभी अनिका शर्मीला के साथ वाली बाकी जादूगरनियों का हाथ पकड़कर उन्हें घर से बाहर ले जाती है और उसके बाद एक बड़ी सी मशाल जलाकर उन सभी को वहां पर जलाने की कोशिश करती है। देखते ही देखते सारी जादूगरनियां जलकर राख हो जाती हैं और इसके बाद अनिका पिंजरे में कैद दोनों परियों को आजाद कर देती है। तभी एक परी अनिका से कहती है, तुम्हारी वजह से हम दोनों बहनों की जान बची है। अनिका, इसीलिए जादुई चोटी हम तुम्हें उपहार में देना चाहते हैं। यहाँ तुम अपने पास रखो और जादुई चोटी तुम्हारी हमेशा मुसीबत में मदद करेगी। तुम इस जादुई चोटी से जो भी चाहोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि हमारे बाल तो कुछ दिनों में वापस से उगाएंगे। इसके बाद वह दोनों परियां वापस अपनी परी देश लौट जाती हैं। दूसरी तरफ जादुई चोटी के मिलने से अनिका की पूरी जिंदगी बदल जाती है। वह जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने साथ वाले गरीब और लाचार लोगों की भलाई करने लगती है और यहाँ पर परी बहनों के बाल वापस से उग जाते हैं और वहाँ बहुत ज्यादा खुश होती हैं। इधर अनिका भी बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय। शांति नगर के एक गांव में 2 अनाथ बहनें रीमा और मीरा रहा करती थीं। वो लोग बहुत गरीब थे। रीमा, मैं आज तेरे लिए नई यूनिफॉर्म लेकर आ जाऊंगी, देख अच्छे से दिल लगाकर पढ़ना। मीरा खुश होते हुए, बहुत अच्छा दीदी, मेरे स्कूल का यूनिफॉर्म बहुत खराब हो गया था। मीरा की बड़ी बहन रीमा गांव में सब्जियां बेचा करती थी। मीरा देखने में काली पर अच्छे दिल की मालिक और पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। स्कूल में सब लोग उसकी तारीफ करते थे। ये बात उसकी क्लास की एक लड़की जिसका नाम निर्मल था उसको अच्छी नहीं लगती थी। निर्मल के पिता शहर में एक बैंक में काम करते थे और निर्मल की हर ख्वाहिश पूरी करते थे। निर्मल, माँ मुझे सिंड्रेला वाली फ्रॉक लाकर दे दें। माँ, अरे बेटा, तुम्हें 1 हफ्ते पहले ही तो 4 सूट दिलाकर दिए थे। निर्मल, वो सब पुराने हो गए हैं, मेरी सहेली की सालगिरह है, मैं तो सिंड्रेला वाली फ्रॉक ही पहनूंगी। निर्मल घमंडी और नकचढ़ी लड़की थी, वो सबका मजाक बनाती थी। इधर मीरा की बड़ी बहन रीमा बीमार रहने लगी
और घर में दवाई और खाने का सामान खत्म हो जाता है। मीरा, दीदी घर में खाने का सामान खत्म हो गया है और दवाई के करूं? मैं शहर से कुछ खाने का सामान लेकर अपने गांव जा रहा था, तभी देखा तो आपके पास आया हूँ। चलो आज उसी से काम चला लो, कल से मैं आपके काम की व्यवस्था करवा दूंगा। देखो भैया, मैं भीख नहीं मांगता, मेरे बच्चों के सामने मेरा आत्मसम्मान भी नहीं खोना चाहता। आप बहुत भले आदमी जान पड़ते हैं, आपका धन्यवाद, पर हम आपसे कुछ भी नहीं ले सकते। अरे भैया, बच्चों के बारे में तो कुछ सोचिए, उन्होंने कुछ नहीं खाया है, उन्होंने कुछ खाया नहीं, भूख से हालत खराब हो रही होगी। नहीं भैया, आपका धन्यवाद और आप जाइए। राजू झोपड़ी से बाहर आया और वो किसी भी तरह से बच्चों को भूखा नहीं सोने देना चाहता था। तभी उसने चौकड़ी के पास पड़े घास के लट्ठे को देखा और उस आदमी को बुलाकर कहा, देखो भैया, ये घास का लट्ठा मेरे बहुत काम का है, मैं अपनी गाय को खिला दूंगा, उसके बदले में ये खाना ले लो और अपने परिवार के साथ खा लो। भैया, लोगों में आज भी इंसानियत जिंदा है, आपको तहे दिल से धन्यवाद। राजू ने घास के लट्ठे को अपने सर पर रखा और घर चला गया। घर पर जाकर उसने गड्ढे को आंगन में रखा और खाना खाकर टहलने निकला और सीधा मोहन के घर गया। परंतु मोहन ने राजू को देखते ही गुस्से में उसे भला बुरा कहने लगा। क्या मिला उस गरीब के घर जाकर और क्या मदद कर ली तुमने? पहले अपनी स्वयं की मदद किया है। अतः क्या तुम मुझे अपना घोड़ा दोगे ताकि मैं अपने घर पहुंच सकूं? ये सुनकर राजकुमार सोच में पड़ जाता है। 5 मोतियों वाले पहाड़ पर जाने के लिए मुझे इस घोड़े की बहुत ज्यादा जरूरत है, अथवा पता नहीं कि मैं वहां पहुंच भी पाऊंगा या नहीं। वो ऐसा सोच ही रहा था, तभी बूढ़ी औरत बोलती है, अरे रहने दो, नहीं देना है तो मत दो, सोचो मत, जब मेरे अपने बेटे ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो तुमसे मैं कैसे उम्मीद करूं? ऐसा कहकर वो धीरे धीरे जाने लगती है। तभी राजकुमार बोलता है, ठहरो माँ, ये लो मेरा घोड़ा और इस पर बैठकर तुम अपने घर जा सकती हो। राजकुमार अपना घोड़ा तो दे देता है, किंतु सोच में पड़ जाता है कि अब वो 5 मोतियों वाले पहाड़ पर कैसे जाएगा। वो ये सोच ही रहा था, तभी उसके सामने चारों तरफ बहुत ही ज्यादा चमकता हुआ प्रकाश फैल जाता। ऐसे भी नहीं है रीमा। छोटी, मेरी दवाई को छोड़, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मैं कल काम पर जाऊंगी मेरी बहन। मीरा, नहीं दीदी, काम पर कल से तुम्हारी जगह मैं चली जाऊंगी, तुम आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर चली जाना। अरे पर तुम्हारे स्कूल का क्या होगा? मैं छुट्टी ले लूंगी थोड़े दिन के लिए दीदी। अगले दिन मीरा बाजार में सब्जियां बेचने जा रही होती है, तो रास्ते में मीरा को उसके क्लास की दूसरी लड़कियां रास्ते में रोक लेती हैं। मुझे तो मीरा पर बड़ा ही तरस आता है, बेचारी को अपना 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी कितना काम करना पड़ता है, और एक हम हैं, हमारे पास जिंदगी की सारी चीजें आसानी से मिल जाती हैं। दूसरी लड़की हंसते हुए कहती है, मुझे भी इस बेचारी पर बड़ा ही तरस आता है, ये कितनी बदसूरत और काली सी है ना। अरे ये बेचारी इतनी काली है, बच्चे देखकर डर जाते हैं। मीरा रोते हुए वहां से चली जाती है और एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगती है।